अच्छा जी बच्चों, अब हम ज़रा थोड़ा देख लेते हैं कि इस सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम में से हमने मेजरमेंट ऑफ जीडीपी की तरफ किस तरीके से जाना है। अब बेसिस आप ये याद रखें कि जो जब हम जीडीपी को मेजर करते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को मेजर करते हैं, तो उसके पीछे जो उसकी अंडरपिनिंग मॉडल है वो सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम ही है। तो अगर हम बात करते हैं जीडीपी की, तो व्हाट इज जीडीपी? जीडीपी स्टैंड्स फॉर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक हो गया? सो GDP stands for gross domestic product. Gross domestic product. Gross domestic product is a measure of national income. Okay? तो conceptually speaking, gross domestic product क्या चीज मेजर कर रहा है कि एक साल के दौरान एक मुल्क के सारे लोग मिलके कितना फाइनल गुड्स प्रोड्यूस करते हैं। सो इट इज द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विद इन अ सर्टेन इकोनॉमी इन अ सर्टेन कंट्री फॉर 1 ईयर। जीडीपी कैलकुलेट होता है ईयरली बेसिस के, ठीक है? तो एक साल के अरसे के दौरान मुल्क के सारे लोग मिलके कितनी सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। ये कंसेप्चुअली इसका आइडिया है। अच्छा जी, अब जब ये तो कॉन्सेप्ट है ना, कितनी चीज प्रोड्यूस हो रही है, यानी कि अगर हम इस सर्कुलर फ्लो की तरफ जाके देखें तो बेसिकली हम ये देखना चाहते हैं कि यहाँ पे प्रोडक्शन कितनी हो रही है। अब इसको कॉन्सेप्ट को ज्यादा, जीडीपी के कॉन्सेप्ट को ज्यादा क्लियरली समझने के लिए what you should do is that you should divide this into, let's say, 2 सेक्टर्स। अगर हम इसको कह दें कि ये प्रोडक्शन है और ये है एक्सपेंडिचर, और यू कैन ऑल्सो से डिमांड। ठीक है? एक्सपेंडिचर, या आप इसको एग्रीगेट डिमांड भी कह सकते हैं। यू कैन ऑल्सो कॉल इट एग्रीगेट डिमांड। ठीक है? अच्छा जी, और ये साइड है इसकी प्रोडक्शन की। ठीक हो गया? पहली तो बात ये है कि आपको जीडीपी जिस तरीके से मैंने आपको अभी डिफाइन करके बताया है, क्या? इट इज द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज produced by in a country, total value of all the goods and services, final goods and services produced in a country in a particular year। तो यहां से तो हमें आइडिया होता है कि ये एक प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट है, कितना चीज प्रोड्यूस हो रही है, कितने गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो ट्रू, जैसे मैंने आपको बताया था कि देखिए ना, यहाँ पे प्रोडक्शन हो रही है ना। प्रोडक्शन कैसे होती है कि लेबर और कैपिटल जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, उनको लेके और फर्म्स प्रोड्यूस करते हैं। सो मैथमेटिकली इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं दैट जो आउटपुट है ना, जो इनकम है जीडीपी, इसको कई दफा ना मैथमेटिकल लैंग्वेज, मैथमेटिक्स की जो इक्वेशन बनाने के लिए इसको वाई भी कहा जाता है। इट्स रिप्रेजेंटेड बाय वाई। ठीक है? जीडीपी इज रिप्रेजेंटेड बाय वाई। तो अगर हम कहते हैं जीडीपी को वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो देन वी से वाई इज इक्वल टू, वाई इज अ फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल। और कितना जो है वो आउटपुट होगा, अगर लेबर फॉर एग्जांपल जो है उसको वेजेस पे किए जाएं, वेज रेट, तो जब आप लेबर को एन भी कहा जाता है। ठीक है? इन द सेंस दैट एन स्टैंड्स फॉर लेबर, एन स्टैंड्स फॉर लेबर, के स्टैंड्स फॉर कैपिटल। सो अगर हम कहें कि y इज अ फंक्शन ऑफ n and k, what it means is that in order to produce anything, you need labor and capital. ठीक है?
in order to produce anything, ये मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में ये लिखा हुआ है, in order to produce anything you need labor and capital. तो कितना प्रोड्यूस करेंगे? अगर जितना आप कैपिटल आप लेबर यूज कर रहे हैं वो मल्टीप्लाई करेंगे जब आप वेजेस के साथ, वेज रेट के साथ, और आप साथ जो कैपिटल यूज कर रहे हैं उसका इंटरेस्ट रेट, जिसे हम आर कहते हैं, आर इंटरेस्ट रेट, और प्लस ऑफ कोर्स प्रॉफिट. दिस विल डिटरमिन हाउ मच इज बीइंग प्रोड्यूस्ड. ठीक है, हालांकि ये उसकी एक्चुअली कॉस्ट बनती है, कॉस्ट भी तो बनती है ना, कितना वो प्रोड्यूस कर रहा है, कितना लेबर यूज हो रहा है, कितना कैपिटल यूज हो रहा है, फिर वेज रेट क्या है और इंटरेस्ट रेट क्या है, और उसका प्रॉफिट कितना है. इन तीनों कंपोनेंट्स को जब आप मिलाएंगे तो आपकी जो है ना वो आपको पता चल जाएगा कि कितना प्रोड्यूस हो रहा है, और यही उसकी कॉस्ट भी है. ये पॉइंट आपने याद करना है. जब आप when you add everything together, then total cost is going to be the same as the value of the total revenue as well. ठीक है, तो इसकी तो प्रोडक्शन ये है कि कितनी वेज यूज हो रही है, कितना जो है कैपिटल यूज हो रहा है, और उसका कितना प्रॉफिट है. इससे भी हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना जो है ना वो प्रोड्यूस हो रहा होगा, क्योंकि हमें जीडीपी का एक चाहिए ना, कितना प्रोड्यूस हो रहा है, उसको समझने के लिए पहले तो ये बात हो. लेकिन ये नेशनल अकाउंट्स के अंदर इस तरह कंसेप्चुअली समझने के लिए आप ये देख लें कि जीडीपी would be a measure of how much is being produced, and how much is being produced you can estimate that by looking at how much labor is being used, how much capital is being used, and what is the profit. Then you multiply the labor with the wage rate and the profit with the interest rate, and you add the profit, and that should conceptually give you an idea of what the GDP is within that given year. ठीक है, लेकिन ये तो कंसेप्चुअल लेवल है ना. एक्चुअली जीडीपी, क्योंकि ये फ्लो ऑफ इनकम भी है, ठीक है, ये आप देख लें किसी जगह भी, जितना प्रोड्यूस होगा उतना जो है वो उसकी डिमांड होगी, वो उतना ही प्रोड्यूस होगा. ठीक है, और इसी तरह ये हाउस होल्ड जो है ये जितना लेबर प्रोवाइड करेंगे उतना ही प्रोड्यूस होगा. दैट इज व्हाई हाउस होल्ड्स, although the definition of GDP says how much is being produced, but the most important the most important agent would be the household, the most important sector would be the household. इसीलिए जब हम GDP measure करते हैं तो the most important equation, identity actually, identity वो हो जाती है the national income identity. ठीक है, और नेशनल इनकम आइडेंटिटी क्या है? दैट वाई इज डिफाइंड एज, और वाई जीडीपी भी हो सकता है, वाई इज डिफाइंड एज सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स. अब ये आपने रट लेनी है, बिल्कुल आपको फर्क जो है ना ये आनी चाहिए. ठीक है, इसका ये जो है C प्लस I प्लस G प्लस NX. ओके, ये जीडीपी को मेजर करने का तरीका है फ्रॉम एन एक्सपेंडिचर अप्रोच. लेकिन क्योंकि एक्सपेंडिचर या हाउसहोल्ड्स से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट हाउसहोल्ड्स हैं, आफ्टर ऑल प्रोडक्शन भी तो हाउसहोल्ड्स के लिए ही हो रही है ना. ठीक है, कहाँ चीज कंज्यूम हो रही है. अगर हमने वेलफेयर को करना है या तरक्की होनी है तो फर्म्स की तरक्की तो इसीलिए होगी ना ताकि वो अपनी मुल्क की अवाम का फायदा कर सके. इस वजह से जो फोकस है ना सबसे ज्यादा वो हाउस होल्ड्स पे होता है और इसीलिए एक्सपेंडिचर के ऊपर होता है. ये ब्रैड कार्टराइट में भी देख लें कि वो भी कह रहे हैं कि यूजुअली जब हम जीडीपी को देखते हैं तो हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है वो रिलेटेड है टू द एक्सपेंडिचर अप्रोच, C प्लस I प्लस G प्लस NX. ठीक है, बट बिकॉज ऑफ दिस सर्कुलर फ्लो this is also going to be equal to the total production, जो शुरू में मैंने आपको बताया. तो कि जो टोटल प्रोडक्शन है वो और ये इक्वल होंगे बिकॉज ऑफ द सर्कुलर फ्लो. ठीक है, अब you need to understand this particular identity very well.
हाउस होल्ड्स के अंदर जो उनकी इनकम है वो कैसे यूटिलाइज होती है, कैसे? पार्ट ऑफ इट इज कंज्यूम्ड, पार्ट ऑफ इट इज सेव्ड, और that saving is the same as could be the same as investment, ठीक है? सेविंग और इन्वेस्टमेंट में टेक्निकल फर्क हो सकता है, लेकिन जब फर्क होता है तो इट गिव्स राइज टू डेफिसिट्स, ठीक है? सो बेस्ट थिंग इज दैट द सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट लेवल्स शुड बी रैशनलाइज्ड, शुड बी ऑलमोस्ट इक्वल। तो कुछ वो हिस्सा जो है वो कंज्यूम करेगा हाउस होल्ड, कुछ वो इन्वेस्ट करेगा, सेव करके इन्वेस्ट करेगा हाउस होल्ड। अच्छा जी, कुछ जो है साथ ही उसके अंदर जो है वो आपके टैक्सेस आ जाएंगे, और ये है NX है नेट एक्सपोर्ट्स, ठीक है? नेट एक्सपोर्ट्स, क्योंकि अगर मुल्क में वो चीज अवेलेबल, कोई चीज अवेलेबल नहीं होगी तो उसे फिर बाहर से बुलाना पड़ेगा, क्योंकि कंजम्पशन तो है ना, ठीक है? ये एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स हैं 4, ठीक है? इसको आप एक्सपेंडिचर अप्रोच भी कह सकते हैं, और यही 4 कंपोनेंट्स हैं एग्रीगेट डिमांड के भी, ठीक? और यही रिलेटेड है टू दी हाउस होल्ड्स, ऑलराइट, to the households and the total income of all the households के साथ भी यही related है। That total income of all the households should be equal to the production of all the firms. However, it should be equal to the production of all the homes, of all the firms. But if it is not equal, then ये NX इसीलिए ऐड किया हुआ है कि ये है नेट एक्सपोर्ट्स। अगर प्रोडक्शन ज्यादा हो, मुल्क में से ज्यादा हो, और वो दूसरे ममालिक के लिए प्रोडक्शन जो है वो की जा रही है, तो फिर जो है ना वो ओवरऑल इनकम बढ़ती है, बिकॉज योर कंट्री हैज समथिंग टू सेल टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बट जब हम उनसे इंपोर्ट कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी, और आप देख ऑलराइट। अच्छा, तो अब आपने ये देख लिया कि एग्रीगेट डिमांड के ये 4 कंपोनेंट्स हैं, ठीक है? और सो दी C और G, यानी जितनी हाउस होल्ड्स की फाइनल कंजम्पशन है, और गवर्नमेंट की भी एक कंजम्पशन होती है, बिकॉज गवर्नमेंट ऑल्सो परचेसेस, ठीक है? गवर्नमेंट की भी परचेसेस होती हैं, तो C और G को मिला के जो है वो कई दफ़ा फाइनल कंजम्पशन भी कहा जाता है, ठीक है? C और G को मिला के कई दफ़ा फाइनल कंजम्पशन भी कहा जाता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो I है ना, इसको another word for this is gross capital formation, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट है उसका पर्पस ये होता है कि मोर कैपिटल शुड बी फॉर्म, राइट? ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, और यूजुअली इसके अंदर हम मेजरेबल कैपिटल ही कहते हैं। ह्यूमन कैपिटल फॉर एग्जांपल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, लेकिन वो यहाँ पे इग्नोर हो रहा होता है, ठीक है? ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, इन अदर वर्ड्स व्हाट ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन इज एडिंग टू द स्टॉक ऑफ फिजिकल कैपिटल, ठीक है? एडिंग टू द स्टॉक ऑफ फिजिकल कैपिटल। अच्छा, और जो NX है ये नेट एक्सपोर्ट्स है, ठीक है? ये नेट एक्सपोर्ट्स है, और नेट एक्सपोर्ट से मुराद जो है वो बेसिकली ये जो है वो इनकम्स की सिर्फ बात है, गुड्स, ठीक है? गुड्स एंड सर्विसेज की बात हो रही है, और जो इनकम फ्रॉम द पाकिस्तानीज वर्किंग अब्रॉड, उसको हम GDP की कैलकुलेशन में नहीं लेते, ठीक है? तो यहाँ पे हम जो है वो ये नेट एक्सपोर्ट्स की बात कर रहे हैं, कितना फिजिकली मुल्क से बाहर जा रहा है और कितना जो है वो मुल्क के अंदर आ रहा है, और उनसे रिलेटेड जो नॉन फैक्टर अर्निंग्स हैं उसको हम NX के अंदर लेते हैं, ठीक है? अच्छा, सो नॉन फैक्टर सर्विसेज की यहाँ पे बात हो रही है, नॉन फैक्टर सर्विसेज की, विच मीन्स कि जो हमारे लोग बाहर काम कर रहे हैं
वो हम एनएक्स के अंदर इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। जो लोग हमारे काम कर रहे हैं और वापस पैसा भेज रहे हैं, उसको रेमिटेंस कहते हैं, वो जीडीपी की कैलकुलेशन में नहीं यूज होता, वो एक और कॉन्सेप्ट में यूज होता है। यहाँ पे जो इसीलिए जो आपका वर्ड आप समझने के लिए आप इसे कहें नॉन फैक्टर सर्विसेज, ठीक। अच्छा जी, सो ये नेट एक्सपोर्ट्स है विच इज एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज, राइट। अच्छा जी, और जो है इन्वेस्टमेंट यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज द ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन विच इज द फिजिकल स्टॉक ऑफ कैपिटल। सो इसमें भी हम जो है वो ह्यूमन कैपिटल को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं जब हम इसको करते हैं। अच्छा, अब आ जाए आप, अगर हम जो है जरा जी को यहाँ पे अगर दोबारा से देख लें, जी, सी और जी में को फाइनल कंजम्पशन भी कहा जा सकता है, और इन दिस केस जी क्या होगी, गवर्नमेंट का क्या होगा, इट्स परचेसेस और प्लस द ट्रांसफर्स। यानी इस पर्टिकुलर इक्वेशन में जब हम जी को कंसिडर करेंगे तो हम ये देखेंगे कि वो जो है वो हाउस होल्ड से खरीद क्या रही है, और साथ साथ ये कि वो हाउस होल्ड्स को वेलफेयर के लिए क्या चीज़ जो है वो पैसा दे रही है। गरीब लोग हाउस होल्ड्स को वेलफेयर के लिए पैसा दिया जाता है। इस यहाँ पे हम जी को एज परचेसेस और एज ट्रांसफर्स देख रहे हैं। अच्छा, तो ये तो चीज़ आपको समझ में आ गई। सी क्या है, सी फाइनल कंजम्पशन है, और जी भी जो है वो फाइनल कंजम्पशन के अंदर ये दोनों कंपोनेंट्स इसके आ जाते हैं, और गवर्नमेंट परचेसेस और ट्रांसफर्स है। जो आई है, दिस इज द सेम एज द ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। इसी तरह जो NX है वो है आपका दी नेट एक्सपोर्ट्स, एंड इट मीन्स दैट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज, ठीक। नॉन फैक्टर सर्विसेज की जो नेट एक्सपोर्ट्स है, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, वो है आपका NX। अब ये तो आपको समझा दिया। अब अगला स्टेप करने से पहले, प्रोडक्शन साइड समझने से पहले आपको ये देखना होगा कि अगर हम सी और आई को इकट्ठा करें, इन दोनों को इकट्ठा करें, सी प्लस आई को इकट्ठा करें, इसको हम सी प्लस एस भी कह सकते हैं, ठीक है। सी प्लस आई, या इसको हम सी प्लस और सी प्लस एस, ये जो है ये है स्पेंडिंग ऑन डोमेस्टिक गुड्स, ठीक है। और इसको हम लिख सकते हैं वाईडी, यानी जितने भी डोमेस्टिक गुड्स हैं, अगर इन दोनों कंपोनेंट्स को हम सिर्फ देखें तो ये हम इसको ऐसे भी डिस्क्राइब कर सकते हैं दैट इट इज द स्पेंडिंग ऑन डोमेस्टिक गुड्स। अब वाईडी से डिस्पोजेबल इनकम को भी कई दफा कहा जाता है, कितना स्पेंड किया जा सकता है, ठीक है, कितना स्पेंड किया जा सकता है। अच्छा, अब ये जो डिस्पोजेबल इनकम है, या यही जो होगी, ये स्पेंडिंग ऑन डोमेस्टिक गुड्स होगी। नाउ दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये डोमेस्टिक गुड्स ऑब्वियसली फर्म्स बना रही होंगी, ठीक है। तो इसको अगर हमने देखना है, अनदर वे ऑफ लुकिंग एट इट इज दैट दिस, अगर हम इस डोमेस्टिक इकोनॉमी की बात करें, ठीक है, अगर हम इस डोमेस्टिक इकोनॉमी की बात करें, इसके अंदर अगर हम आपके टैक्सेस को ऐड कर दें और ट्रांसफर्स को रिड्यूस कर दें, तो ये चीज दिखा पता क्या रही है, ये यहाँ पे दिखा रही है कि आपकी जो फर्म है उसके खर्चे कौन कौन से हैं, ठीक हो गया। फर्म्स जो है उसकी जितनी प्रोडक्ट, मैंने यहाँ पे भी आपको यही बात बताने की कोशिश की थी, जितनी उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी उतनी ही उसकी प्रोडक्शन भी होगी, ठीक है। तो इसलिए अगर हम प्रोडक्शन अप्रोच की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम प्रोडक्शन और प्रोडक्शन अप्रोच की बात करते हैं, देयर what we are looking at how much is being produced in the country, then we add the taxes to it and we subtract the transfers from it, और इस तरह हमें पता चल जाएगा कि पूरी जो आपकी फर्म है उसको क्या कॉस्ट पड़ रही है, फर्म को क्या कॉस्ट पड़ रही है। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले आइडेंटिटी में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है ये वाईडी, ठीक है, कितना जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। वाईडी को कहने का एक और तरीका
YD को आप एक और तरह डिफाइन कर सकते हैं, इसको कहा जाता है ग्रॉस वैल्यू एडेड। इसको आप ग्रॉस वैल्यू एडेड भी कह सकते हैं, ठीक है। YD इज गोइंग टू बी द सेम एज द ग्रॉस वैल्यू एडेड, ठीक। ये ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या है कि जितना भी प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, जो फाइनल आउटपुट है, अगर हमने उसका एस्टिमेट लगाना है तो हमें उस फाइनल आउटपुट को हासिल करने के लिए, YD को हासिल करने के लिए हम कहेंगे आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। यानी कि एक फर्म जो है, फर्म के फाइनल आउटपुट को मेजर करने के लिए, जिसको हम कहेंगे ग्रॉस वैल्यू एडेड, कि एक फर्म ने, हर सेक्टर ने कितनी वैल्यू ऐड की, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें जो उसकी आउटपुट है सेक्टर की, उसमें से रिड्यूस करेंगे जो उसकी रॉ मटेरियल और इस किस्म की जो उसकी इंटरमीडिएट कंजम्पशन थी, उसको हम रिड्यूस करेंगे, तो वो एक उसका फाइनल आउटपुट बन जाएगा, ठीक है। तो प्रोडक्शन अप्रोच में हम देखते ये हैं कि ये जो YD है, विच वी कैन ऑल्सो लुक एट हाउ मच द डोमेस्टिक गुड्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड, कितने डोमेस्टिक गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो हम सब इकट्ठा क्या करेंगे, ग्रॉस वैल्यू एडेड, हर सेक्टर की, जितने भी सेक्टर्स हैं, हर सेक्टर की ग्रॉस वैल्यू एडेड निकलेंगे कि उस सेक्टर की आउटपुट क्या थी, उसमें से निकालेंगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन को, ताकि हमें फाइनल गुड्स मिल सके। और जब आप कॉन्सेप्ट पढ़ोगे जीडीपी का, ठीक है, कॉन्सेप्ट पढ़ोगे जीडीपी का, तो आपको पता चलेगा कि वी नीड द वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज of a country in a particular year. So ये जो YD है, sometimes it is also called as the, जब हम growth rate calculate करना शुरू करते हैं तो ये YD यूज होता है as an estimate of GDP, ठीक है, GDP to calculate growth rate। ये जो YD है ये यूज हो रहा है एज एन एस्टिमेट टू कैलकुलेट द ग्रोथ रेट। बट अगर आप देखें, क्योंकि हमने प्रोडक्शन साइड और एक्सपेंडिचर साइड को बैलेंस करना है, इसलिए अगर हम कहते हैं कि एग्रीगेट डिमांड ये है और टोटल एक्सपेंडिचर ये है, तो इसको बैलेंस करने के लिए इस साइड पे हम कहते हैं कि ये वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है, और इसके अंदर हम टैक्स को ऐड करते हैं, और जो उसके जो ट्रांसफर्स है उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। ट्रांसफर्स का एक और वर्ड है सब्सिडी, ठीक है। और समटाइम्स इसमें से भी जो ये YD वाला कॉन्सेप्ट है, जो कि आपको दिखा रहा है कि लोकल डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर कितना है, जो कि उतना ही होगा कि लोकल डोमेस्टिक प्रोडक्शन होगी, और वो कितना है, वो उसको भी कई दफा GDP कहा जाता है, इसको भी कई दफा GDP कहा जाता है, खासतौर पे जब हम ग्रोथ रेट कैलकुलेट कर रहे हैं GDP का, ठीक है। और इस YD को कई दफा ग्रॉस वैल्यू एडेड भी कहा जाता है। इसको एस्टिमेट करने का तरीका क्या है कि हर सेक्टर का कितना उसका आउटपुट है, उसमें से इंटरमीडिएट कंजम्पशन को रिड्यूस कर दिया जाता है। तो ये वाला फिगर जो है ये आपको बताता है GDP मेजर करने का प्रोडक्शन अप्रोच। ये दिस gives you an idea of production approach। और एक और अप्रोच है जिसको हम कहते हैं इनकम अप्रोच, ठीक है। अब ये तीनों जो अप्रोचेस हैं ये मैं आपको इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि आपके उसमें इनकम अप्रोच का जिक्र नहीं है, आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है। लेकिन एक क्वेश्चन आपसे मैं ये भी पूछूंगी कि हाउ इज द नेशनल इनकम अकाउंटिंग डन इन पाकिस्तान, ठीक है, जिसके और पाकिस्तान के अंदर ये तीनों अप्रोचेस का एस्टिमेट करने के लिए
पाकिस्तान में जीडीपी को एस्टिमेट करने के लिए ये तीनों अप्रोचेस जो हैं वो यूज होती हैं। दैट्स व्हाई मैं आपको यहाँ समझा रही हूँ, ठीक है। हाउ आर नेशनल इनकम अकाउंट्स मेजर्ड इन पाकिस्तान, ये भी क्वेश्चन असाइनमेंट 3 का लास्ट पार्ट है, ठीक हो गया। अच्छा जी, तो ये तो आ गई प्रोडक्शन अप्रोच, जहां पे हम ग्रॉस वैल्यू एडेड विच इज द सेम एज द डिस्पोजेबल इनकम और इनकम स्पेंट ऑन डोमेस्टिक गुड्स, ये ग्रॉस वैल्यू एडेड में ऐड करते हैं टैक्सेस और सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब इस ग्रॉस वैल्यू एडेड को अगर हम खोलें, देखो ग्रॉस वैल्यू एडेड को अगर हम खोलें, क्योंकि यही तो वो CS भी होता है, ठीक है, C+S भी होता है। तो इसको अगर हम YD की बजाय हम जब इनकम को डिफाइन करते हैं SC+S, और जाहिर है कि वो ट्रांसफर्स हम बैलेंस करने के लिए हमें ट्रांसफर सब्ट्रैक्ट और टैक्सेस ऐड करने पड़ेंगे, तो ये यहां से जो है ये आपकी इनकम अप्रोच बन जाती है। और अब आपको जो मैंने जो है वो दिया हुआ है, लिंक भी आपको दिया हुआ है, उसमें से पढ़ लो कि कौन से सेक्टर्स को मेजर करते हैं हम प्रोडक्शन अप्रोच के थ्रू। ज्यादातर सेक्टर्स को हम प्रोडक्शन अप्रोच के थ्रू ही मेजर करते हैं, ठीक है। और कौन से सेक्टर्स को पाकिस्तान में किया जाता है एक्सपेंडिचर अप्रोच के थ्रू मेजर, और देन देयर आर फ्यू सेक्टर्स जो उसके बावजूद रह जाते हैं, क्योंकि देखिए 2 मेजर सेक्टर्स तो यही हैं, लेकिन उसके बावजूद कुछ सेक्टर्स जो है वो इग्नोर हो जाते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर हम जो है वो इनकम अप्रोच भी यूज करते हैं, और इनकम अप्रोच जो है वो अप्लाई की जाती है कुछ गवर्नमेंट की जो है वो कुछ डिपार्टमेंट्स की आउटपुट मेजर करने के लिए, NGOs की आउटपुट मेजर करने के लिए, और जो डोमेस्टिक स्टाफ है, जो घरों पे लोग काम करते हैं, ठीक है, घरों पे लोग काम करके अर्न करते हैं, वो उसको जो मेजरमेंट है वो की जाती है यूजिंग दिस इनकम अप्रोच। और इनकम अप्रोच के अंदर जो है वो ये उसकी इक्वेशन है, और बेसिकली जब हम इस C+S को हम देख रहे हैं एज एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एंड ग्रॉस ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो C+S है पाकिस्तान में जब हम इसको मेजर करने की कोशिश करते हैं तो इट इज एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन प्लस द ग्रॉस ऑपरेटिंग सरप्लस। ठीक है, सो इनकम अप्रोच में के थ्रू जो चीजें जो सेक्टर्स इंक्लूड यहाँ पे और एक्सपेंडिचर अप्रोच में नहीं हो सकते, फिर वो इनकम अप्रोच में होते हैं। और कैसे कि वो हम एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन जो है उसको देखते हैं, और ग्रॉस ऑपरेटिंग सरप्लस को भी हम ऐड करते हैं, और वहां से फिर हम निकालते हैं लाइक अ सेक्टर लाइक people who are working in Pakistan as the in households but earning a salary for it, right? वो GDP का हिस्सा है, ठीक है, वो कंसेप्चुअली GDP का हिस्सा है, क्योंकि जो उनकी सर्विसेज हैं वो ट्रेड भी हो रही हैं, लेकिन उसको करने के लिए हम इनकम अप्रोच यूज करते हैं, ठीक है। बट मेजॉरिटी जो है ना वो GDP के ज्यादातर जो कंपोनेंट्स है ना वो ये ग्रॉस वैल्यू एडेड के थ्रू पाकिस्तान में मेजर होते हैं। आपने अंडरस्टैंड ये करना है कि ये ग्रॉस वैल्यू एडेड इज कंसेप्चुअली द सेम थिंग एज द डिस्पोजेबल इनकम, एंड डिस्पोजेबल इनकम इज द सेम थिंग एज स्पेंडिंग ऑन डोमेस्टिक गुड्स, ठीक है। सो वो चीज यहाँ पे रिलेट हो रही है। अब ये तीनों इक्वेशंस को आपस में बैलेंस होना है, ठीक है, ऑल थ्री हैव टू बैलेंस आउट। मैं आपको इस एक जो है वो मैं आपको पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स का एक टेबल दिखाऊंगी जहां पे इस चीज को मैं आपको बताती हूँ कि तीनों चीजें दोनों अप्रोचेस से आपको एक ही आंसर जो है वो मिलना चाहिए GDP का, ठीक है, GDP का एक ही आंसर मिलना चाहिए, वो वाला GDP जो कि Y है। तो ये वाला Y यहाँ और यहाँ से एक ही आता है। इसको मैं आपको आई विल सेंड यू दी मैं आपको उसका एक राइटअप भेज देती हूँ, ठीक है, शोइंग दैट दे आर द टू। अब जो लास्ट पार्ट रह गया
वो ये रह गया कि जीएनपी क्या है। अभी तक तो सारी बात हम जीडीपी की कह रहे थे, और जीडीपी यानी डोमेस्टिकली हाउ मच इज बीइंग प्रोड्यूस्ड, डोमेस्टिकली हाउ मच इज बीइंग प्रोड्यूस्ड, फाइनल प्रोडक्शन की वैल्यू ऑफ फॉर अ पर्टिकुलर ईयर। बट देन ये भी याद रखें कि हमारे बहुत सारे पाकिस्तानीज हैं जो मुल्क से बाहर काम कर रहे हैं और मुल्क में भेज रहे हैं। अब ये भी याद रखें कि वो जो मुल्क पाकिस्तानी जो मुल्क से बाहर काम कर रहे हैं और अगर वहां प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उनकी प्रोडक्शन जिस मुल्क में वो काम कर रहे होंगे उसकी जीडीपी एस्टिमेट्स में आएगी। हमारे पास जो वो पैसा रिमिट करते हैं, ठीक है, तनख्वाह काम करके जो कुछ वो काम करेंगे, जो उसकी प्रोडक्शन होगी, वो जिस मुल्क में काम कर रहे हैं, लेट्स से कि वो सऊदी अरब में काम कर रहे हैं, तो वो सऊदी अरब के जीडीपी में नजर आएगी। लेकिन वो हिस्सा अपनी सैलरीज का जो कि वो पाकिस्तान भेज रहे हैं, ठीक है, वो जीडीपी के एस्टिमेट में नहीं आता। वो एक और जो है वो नेशनल इनकम का जो है वो मेजर है जिसको हम कहते हैं जीएनपी। इसको कई दफा जीएनआई भी कहा जाता है। जीएनपी और जीएनआई में थोड़ा सा फर्क है, बस ये कि इनडायरेक्ट बिजनेस टैक्सेस को जीएनआई इनकॉर्पोरेट कैसे करता है, ये फर्क है, वरना तकरीबन एक ही बात है। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जीडीपी के अलावा जीडीपी यानी डोमेस्टिकली कितना प्रोड्यूस हो रहा है, और इसके अंदर हम ऐड करते हैं नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, इसमें हम ऐड करते हैं नेट इनकम फ्रॉम, जस्ट जो मैंने आपको बात बताई है कि नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि अगर कोई मल्टीनेशनल पाकिस्तान के अंदर काम कर रही है तो जो वो प्रोड्यूस कर रही है वो जीडीपी का हिस्सा होगा, लेकिन जो अपनी इनकम वो मुल्क से बाहर रिमिट कर रही है वो उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। जो पाकिस्तानी मुल्क से बाहर काम कर रहे हैं और मुल्क में अपनी तनख्वाह भेज रहे हैं, तो तनख्वाह का जो कंपोनेंट है वो नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और क्योंकि ज्यादा पाकिस्तान जो वैल्यू है, नेट वैल्यू इन केस ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी, ऐसा है कि जितना हमारे मुल्क में रिमिटेंस हो रही है, इसको रिमिटेंस कहते हैं, जो पाकिस्तानी मुल्क से बाहर काम कर रहे होते हैं और पैसे भेजते हैं, उसकी वैल्यू एज कंपेयर टू जो मल्टीनेशनल्स और दूसरे फॉरेनर्स पाकिस्तान में काम कर रहे हैं और हमारे पाकिस्तान से अर्न करके अपने मुल्कों में भेज रहे हैं, इसके तनासुब में जो तनासुब है वो पॉजिटिव है, यानी रिमिटेंसेस बहुत ज्यादा हैं फ्रॉम आउटसाइड पाकिस्तान, यू सी। तो इसलिए हमारा जो जीएनपी है, आप उस पर भी देखिएगा, जो मैं आपको जब आप जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के टेबल्स हैं, टेबल आपको सेंड करूंगी, उसमें भी देखिएगा कि जीएनपी जो है वो हमारा ज्यादा होता है क्योंकि रेमिटेंसेस जो है वो हमें दूसरे ममालिक से मिल रही है और रेमिटेंसेस हमारी बढ़ भी रही है, ठीक है। तो जब कहा जाता है कि जी आपकी नेशनल इनकम घट रही है ओवर टाइम, तो इसलिए क्योंकि हम सिर्फ अपनी डोमेस्टिक जो इकोनॉमी है उसकी बात कर रहे होते हैं। अगर हम उसमें रेमिटेंसेस ऐड कर लें तो पाकिस्तान की जो नेशनल इनकम है इट इज इंक्रीजिंग इफ वी ऐड दी रेमिटेंसेस फ्रॉम अब्रॉड। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन GNP and GNI, and in the case of Pakistan, the GNP is greater by almost 6% as compared to the GDP because lots of Pakistanis are working abroad, working hard. और एक और complication जो है वो है the difference between the nominal GDP and the real GDP, ठीक है। एक तो ये बात हो गई। अच्छा, दूसरी चीज क्या होगी, नॉमिनल वर्सेस रियल जीडीपी, ठीक हो गया। नॉमिनल वर्सेस रियल जीडीपी, नॉमिनल वर्सेस रियल जीडीपी में अगर आप देखें तो नॉमिनल जीडीपी का मतलब क्या होगा कि जीडीपी द वैल्यू विच इज कैलकुलेटेड एट द करंट प्राइसेस, ठीक है, वैल्यू कैलकुलेटेड एट करंट प्राइसेस। हमने जीडीपी को क्या कहा था, इट इज द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और यहाँ पे भी मैंने आपको बताया था ग्रॉस वैल्यू एडेड, ये सबसे
खासतौर पे पाकिस्तान में सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट जो जीडीपी की मेजर में होता है वो ग्रॉस वैल्यू एडेड है। अब ये जो वैल्यू है, अगर इसको हम देखें मार्केट प्राइस के ऊपर, करंट मार्केट प्राइस के ऊपर, तो इसको हम नॉमिनल कहेंगे। लेकिन जब हम पिछले सालों के साथ कंपैरिजन कर रहे होते हैं तो जाहिर है कि प्राइसेस देमसेल्फ जो है वो ओवर टाइम बढ़ती हैं। अगर हम इसको एक बेस ईयर ले लें और उससे एक करेक्शन करें, एडजस्टमेंट करें जीडीपी में, तो ये जो होगा इसको हम कहेंगे रियल जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस। और कांस्टेंट प्राइसेस किस तरीके से की जाती है कि कोई एक पर्टिकुलर बेस ईयर ले लिया जाता है। पाकिस्तान में वो है 2006 कि 2006 के अगर आज जो है वो वैल्यू जो है वो इतनी है तो 2006 के मुताबिक वो कितनी होगी, ठीक है, दैट्स द रियल जीडीपी। तो nominal GDP is that which is measured by at the current prices or the current market prices, and the real GDP is the GDP which is measured at using the a particular base year with which the value or the prices are compared. So in other words, you can say that the nominal GDP is does not take into account inflation, but the real GDP does take into account the inflation factor. और फिर आपको जीडीपी पर कैपिटा का भी पता है। जीडीपी पर कैपिटा कैलकुलेट करने का क्या तरीका है कि जीडीपी जो है वो उसको जब आप डिवाइड कर देते हैं विद टोटल नंबर ऑफ पीपल तो आपको जीडीपी पर कैपिटा मिल जाता है। जो मैंने आपको बताया कि जीडीपी पर कैपिटा भी एक एवरेज है जो कि जो एक बहुत ही एक इस किस्म का मेजर है, इंडिकेटर है जो कि एक्सट्रीम वैल्यू से बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। तो जीडीपी पर कैपिटा का नुकसान यही है कि उसमें it is assumed that everybody in Pakistan is going to have that GDP per capita. Well, it does not account for the differences between income. So उसकी एक shortcoming है. But as such, GDP per capita के अलावा GDP itself, the concept of GDP itself, when you are taking it as gross value added, GDP itself has certain shortcomings. और कुछ शॉर्टकमिंग्स 2-3 ये हैं कि एक तो बात ये है कि जब हम ग्रॉस वैल्यू एडेड की बात करें, हम सिर्फ ट्रेडेड गुड्स एंड सर्विसेज की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल द विमेन हु वर्क एट होम, ठीक है, इन द केयर इकोनॉमी, अब वो घर पे खाना पका रही हैं, वो जो है वो जो बेचारे अपने बीमार लोग हैं उनका ख्याल भी कर रही है, ठीक है, वो कर रही हैं। अगर यही चीज कोई जो है मुलाजिम कर रहे होते तो देखें उनकी तो हम इनकम अप्रोच के थ्रू उसको तो हम ऐड कर लेते जीडीपी में, लेकिन इनको हम अब जो है वो इनकी जो सर्विसेज हैं वो ऐड नहीं होती क्योंकि वो ट्रेड नहीं हो रही, वो मोनेटाइज्ड नहीं है। तो पहली बात तो ये कि कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सर्विसेज हैं जो कि मोनेटाइज्ड नहीं है, ट्रेडेड नहीं है, और इसलिए उनको जीडीपी इग्नोर कर देता है। ये एक इसकी लिमिटेशन है या शॉर्टकमिंग है। एक ये बात है कि कई दफ़ा जीडीपी अगर हायर जीडीपी है वो ये कंसिडर नहीं करता कि उससे एनवायरनमेंट पे क्या नुकसान हो गया। और हमें नज़र आ रहा है कि जो आपका क्लाइमेट चेंज है वो एट वन पॉइंट इन टाइम शायद जीडीपी ज़्यादा हो गया, प्रोडक्शन बहुत हुई, फैक्ट्रियाँ लगी, और नज़र ये आया कि जी जीडीपी जो है वो इन्फ्लेट हो गया, लेकिन इट डिड नॉट एडजस्ट जब लेटर ऑन जो है वो प्रोडक्शन के अंदर कमी आई है बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज। सो ये पॉलिटिकल जो एनवायरमेंटल इफेक्ट है उसको कंसिडर नहीं करता। और तीसरी चीज़ ये भी कि वो क्वालिटी इम्प्रूवमेंट्स को जो है वो नहीं कंसिडर करता। क्वालिटी की जो है वो उसे बहुत इनडायरेक्टली मेजर किया जाता है, बहुत उसकी फाइन जो है वो इंक्लूजन क्वालिटी कंपोनेंट की वो जीडीपी में नहीं है। अच्छा जी, अब इस सब पे बेस करके आपने असाइनमेंट नंबर 3 बनानी है, ठीक है, ओके। और आई थिंक एलएमएस को अब देखते हैं, प्रॉब्लली वो ऑपरेशनल हो गया होगा तो उसको फिर उस पर आपने अपलोड करना है, ठीक हो गया। थैंक यू सो मच, गुड लक।